जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं भाग 3 के ऊपर। इससे पहले हम भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 18 तक पढ़ा दिए थे। अब हम उसके आगे देखते हैं। देखिए, भाग 3 को 6 प्रकार में बांटा गया है। जो हमारा भाग 3 है उसको 6 प्रकार में बांटा गया है। समानता, स्वतंत्रता, ठीक है। तो समानता 14 से 18, ये तो हम आपको पूरी तरह से पढ़ा दिए थे इसके पीछे वाले वीडियो में। स्वतंत्रता आज देखेंगे 19 से 22। उसके बाद शोषण के विरुद्ध है, धार्मिक है, शिक्षा संस्कृति है, संपत्ति है, सार्वजनिक उपचार है। फिलहाल के लिए संपत्ति जो है उसको भारतीय संविधान में से हटा दिया गया है। इसका रीजन हम देंगे आगे क्यों हटाया गया है, ठीक है। तो अभी संपत्ति हमारा हट गया है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं स्वतंत्रता के ऊपर, जो कि 19 से 22 तक है। चलिए, तो अब देखते हैं हमारा अनुच्छेद 19। देखिए, अनुच्छेद 19 को बैकबोन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान का रीढ़ का हड्डी कहा जाता है। अनुच्छेद 19 को क्वेश्चन पूछेगा कि बैकबोन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल को बोलते हैं, तो आर्टिकल 19। आत्मा किस आर्टिकल को बोलते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को बोलते हैं, तो वो अनुच्छेद 32 हो जाएगा। किस भाग को आत्मा बोलते हैं, तो वो हो जाएगा प्रस्तावना, ठीक है। और कुंजिया किसको बोलते हैं, तो प्रियम्बल को बोलते हैं। चलिए, तो देखते हैं इसको। देखिए, अनुच्छेद 19 में ये 7 बात लिखा हुआ है। कौन कौन सा? अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन, बोलने की आज़ादी, ठीक है। यानी पहला है हमारा फ्लैग। जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, जब इंडिया जीत जाता है, तो कैसे स्टेडियम में जो भारतीय रहते हैं वो झंडा फहराते हैं, तो ये हमारा हक है, ठीक है। हम झंडा फहरा सकते हैं। ये हमारा अनुच्छेद 19 का ए बोलता है कि हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। सेकंड है मौन। जब हमारे भारत देश से एपीजे अब्दुल कलाम गुजर गए और स्वर्गवास हो गए, तो हम क्या रखे? 2 मिनट 3 मिनट का मौन रखे थे। तो क्या मौन रखने से वो वापस आ जाएंगे? नहीं, हम मौन रखते हैं कि हम उनको याद करते हैं। हम उनको, जो उनकी आत्मा है, उनको शांति प्रदान करने के लिए क्या रखते हैं? मौन रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पुतला। अगर हमको कोई नेता का काम पसंद नहीं आता है तो क्या करते हैं? हम अपना नाराजगी दायर करने के लिए उनका पुतला फूंक देते हैं, ठीक है। तो हम पुतला भी फूंक सकते हैं। उसके बाद है बोलने का आज़ादी। अगर हम आपसे कुछ बोल रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो उधर से रिप्लाई भी तो देगा। यानी हम पूछ भी रहे हैं तो वो उधर से जवाब भी देगा। यानी राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई 2005 में आया था, ठीक है। यानी कोई क्या जवाब जानने का भी हमको हक है। उसके बाद है मीडिया। देखिए, मीडिया को भी स्वतंत्रता है कि वो कोई भी क्वेश्चन किसी से भी पूछ सकता है, लेकिन यह काम करता नहीं है, ठीक है। ये बिकाऊ हो जाता है कभी कभी क्या, आजकल तो ये बिकाऊ ही रहता है, ठीक है। तो पहला हो गया अभिव्यक्ति, फ्लैग हो गया, मौन हो गया, बोलने की आज़ादी हो गया। तो बोलने की आज़ादी यानी पूछने की भी तो आज़ादी हो गई। राइट टू इन्फॉर्मेशन हो गया, जो 2005 में आया था। उसके बाद पुतला, उसके बाद मीडिया। देखिए, सेकंड है हमारा सभा यानी असेंबली। असेंबली में क्या होता है कि जब आप अपना बात को एक्सप्रेस करते हैं, तो आपका जो, अगर आप अच्छा बोलेंगे तो लोग सुनेंगे भी। तो जब सुनेंगे तो क्या होगा? सभा जुटेगा, इकट्ठा होगा सभा। और जब सभा इकट्ठा होगा तो आप संगठन कर सकते हैं, यानी एसोसिएशन कर सकते हैं, पार्टी बना सकते हैं। ये हमारा 19 का 3 नंबर यानी 3rd नंबर देता है। 19 का 3 नंबर क्या बोलता है? संगठन। यानी पहला देखिए अभिव्यक्ति, बोलने की आज़ादी। और जब आप अच्छा बोलेंगे तो क्या होगा? सभा जुटेगी, लोग आपको सुनेंगे। और जब लोग आपको सुनेंगे, सभा होगी, तो आप संगठन बना सकते हैं, आप एक पार्टी बना सकते हैं, ठीक है। संचरण, पूरी तरह से आप दुनिया में, भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है। आपको पूरा छूट है, ठीक है। तब इसके मतलब ये नहीं कि आप किसी के घर में ढुक जाएंगे, हमको घूमने की आज़ादी है। नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। आपको ये 6 बात पर ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इस पर कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। एकता, अखंडता, इसके खिलाफ ये सब बातें नहीं होना चाहिए। सुरक्षा के खिलाफ नहीं होना चाहिए, पब्लिक के खिलाफ नहीं होना चाहिए, मोरल के खिलाफ नहीं होना चाहिए, कोर्ट के खिलाफ नहीं होना चाहिए, विदेशी संबंध के खिलाफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सभा आप कर रहे हैं और आप देश को बिखारने का यानी देश को तोड़ने के लिए सभा कर रहे हैं, तो आप उस समय मत बोलिएगा कि हमको अनुच्छेद 2 बोलता है कि आप सभा कर सकते हैं। नहीं, आप इन बातों पर ध्यान रखिए। आप इन बातों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आप इन बातों पर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो इस पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसके खिलाफ अब आपको सुरक्षा है, अब आपको घूमने की आज़ादी है,
तो आप जाएंगे बॉर्डर पर और बोलेंगे हट हट हट, हमको घूमने की आज़ादी है, हमको ये 19 का 4 नंबर बोलता है कि फ्रीली मूव, आप कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है। तो वहीं पर आपको पकड़ कर पूरा दे देगा खाने भर, ठीक है। तो आपको ये सब बातें का ध्यान रखना है। एकता अखंडता के खिलाफ आपका ये सब नहीं होना चाहिए, सुरक्षा के खिलाफ नहीं हो, पब्लिक के खिलाफ नहीं हो, मोरल के खिलाफ नहीं हो, कोर्ट के हिसाब खिलाफ नहीं हो, और विदेशी संबंधी के खिलाफ नहीं हो। उसके बाद है निवास। अब आप बताइए, कहीं घूमेंगे, अगर आपको कहीं जगह पसंद आ गया तो आप वहीं पर निवास कर सकते हैं, वहीं पर बस सकते हैं। उसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, रिसाइड एंड सेटल, ठीक है। रिसाइड मीन्स निवास और सेटल मीन्स बसना, ठीक है। तो आप जब कहीं घूमेंगे तो क्या होगा, अगर आपको कहीं सपोज कीजिए कि बिहार आए, और बिहार आए तो पटना आपको अच्छा लगने लगा तो आप पटना में रह सकते हैं, ठीक है। ये आपको अधिकार देता है 19 का 5 नंबर, निवास कर सकते हैं। अब जब आप निवास करेंगे तो वहाँ पर संपत्ति भी खरीद सकते हैं, ये भी आपका हक है। ये हक कौन बोलता है, 6 बोलता है। और 7 बोलता है कि जब आप संपत्ति खरीद लेंगे तो आप व्यापार भी कर सकते हैं, यानी प्रोफेशन यानी बिजनेस भी कर सकते हैं। तो बताइए कितना अच्छा अनुच्छेद 19 है। पहला बोला है कि आप बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। आपको ये हक है कि आप कुछ अपना बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब आप अच्छा बोलेंगे तो क्या होगा, सभा जुटेगी, और जब सभा जुटेगी तो क्या होगा, आप पार्टी बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, यानी संगठन बना सकते हैं। उसके बाद बोलता है कि आप पूरे भारत में अच्छे तरह से घूम सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। उसके बाद बोलता है कि जब आप घूमेंगे तो आप कहीं भी, अगर आपको जगह अच्छा लग रहा है तो वहाँ पर आप निवास कर सकते हैं, यानी बस सकते हैं। अब जब आप बस जाएंगे तो आप वहाँ पर संपत्ति खरीद सकते हैं, और जब संपत्ति खरीद लेंगे तो आप व्यापार कर सकते हैं। ये है हमारा अनुच्छेद 19, ठीक है। लेकिन देखिए ये जो 7 है, अब अभी फिलहाल ये संपत्ति को कंसीडर नहीं किया जाता है। मौलिक अधिकार में यानी फंडामेंटल राइट में ये 19 का जो 6 नंबर है संपत्ति, इसको हटा दिया गया है, और ये हमारा जो 7 है वो अब 6 बन गया है, ठीक है। अब इसको क्यों हटाया गया है, अब सपोज कीजिए कि आपको संपत्ति खरीदने का हक है, ये आपका फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। आपने ज़मीन खरीद लिया और वहीं पर सरकार को क्या बनाना है, मेट्रो बनाना है, ठीक है, मेट्रो बनाना है। तो सरकार ने बोला कि आप अपना भूमि दे दीजिए, तो आप बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, ये हम भूमि नहीं देंगे, ये मेरे पूर्वज का है, ठीक है, ये मेरा फंडामेंटल अधिकार है, ठीक है। आप कोर्ट में भी चले गए। उस समय बड़ा दिक्कत होता था, लोग भूमि नहीं देते थे। अब जिसका भूमि आया है तो वो बोला कि आप इधर से घुमा कर जाइए। अरे भाई ट्रेन है, ऐसे थोड़े घूम घूम कर जाएगी, साथ नहीं ना है, कैसे से घूम कर जाएगा। तो उस समय बड़ा दिक्कतें होता था, ठीक है। तो एक शख्स थे मोरारजी देसाई, और उन्होंने अपने जीवन में यही सबसे अच्छा काम किया, और वो सब तो वो देश को बर्बाद ही किए हैं, यही एक अच्छा काम किया है मोरारजी देसाई ने। 44वां अमेंडमेंट हुआ था संविधान में, और ये जो संपत्ति हमारा मौलिक अधिकार है उसको मौलिक अधिकार न रहने दिया, उसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया। देखिए मौलिक अधिकार वो अधिकार होता है जिसे सरकार आपसे छीन नहीं सकती, और कानूनी अधिकार वो होता है जिससे सरकार आपसे छीन सकती है, ठीक है। यानी फंडामेंटल राइट्स को वहीं हम लोग मौलिक अधिकार बोलते हैं। मौलिक अधिकार आपसे सरकार नहीं छीन सकती, कानूनी जो अधिकार आपको दिए हैं वो सरकार आपसे छीन सकती है, ठीक है। तो संपत्ति को अब मौलिक अधिकार न रहकर इसको क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। तो ये रहा अनुच्छेद 19। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अनुच्छेद 20 के ऊपर। देखिए हमारा अनुच्छेद 20 यानी अनुच्छेद 20 क्या कहता है, दोषित में संरक्षण यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शनल। ये होता क्या है, जब हमारा नौकरी लगने वाला होता है ना, तो बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार होते हैं जानबूझकर FIR कर देंगे, जाओ इसका करियर बर्बाद हो जाए, ठीक है। तो देखिए FIR करने से कोई मुजरिम नहीं हो जाता है, ठीक है। मुजरिम वो तब तक नहीं है जब तक उसको कोर्ट नहीं बोला है कि ये दोषी है। FIR कोई मतलब नहीं है FIR का, ठीक है। हम उदाहरण देते हैं कन्हैया कुमार JNU में मीडिया के हिसाब से वो भारत के नारे लगाए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। उन पर केस हुआ, कोर्ट ने तो उनको दोषी नहीं किया, दोषी करार नहीं दिया, ठीक है। तो वो आज भी दोषी नहीं है, ठीक है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि वो दोषी नहीं है, हमको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से वो दोषी नहीं है, ठीक है। उनको बॉडीगार्ड दिया गया है 4 ठो, ठीक है। तो जब तक कोर्ट नहीं बोलता है कि वो दोषी इंसान नहीं है तब तक FIR से कुछ नहीं होगा। FIR तो बस ऐसे ही है, FIR से कुछ नहीं होगा।
कोर्ट का अगर कोर्ट बोल देता है कि वो दोषी है तो फिर वो दोषी है। ठीक है, तो देखिए 20 का आता है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शनल, इसमें 3 बातें लिखा हुआ है। पहला, अपराध के समय का कानून। ठीक है, देखिए भारत में अभी अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ना तो आपका फाइल पड़ जाएगा ऐसे, और 5 साल 10 साल के बाद आपका नंबर आएगा, फिर आपको सुनना पड़ेगा। उस समय तो बहुत सारा चेंजिंग हो जाएगा। जैसे उदाहरण देते हैं कि अपराध के समय का कानून, सपोज कीजिए कि 2013 में एक कानून बनाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी का पैर तोड़ता है तो उससे 1000 रुपये जुर्माना लिया जाएगा। सपोज कीजिए एक हम उदाहरण दे रहे हैं। 2013 में एक कानून बनाया गया है कि जो भी व्यक्ति अगर किसी का पैर तोड़ेगा तो उससे हम 1000 रुपये फाइन लेंगे। ये केस 2023 में सुनाया गया, यानी 10 साल बाद। ठीक है, समय लग जाएगा, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, भारत है, कुछ भी हो सकता है। 10 साल बाद इसका नंबर आया। ठीक है, और ये जो नियम है वो बदल कर हो गया है कि जो भी व्यक्ति किसी का पैर तोड़ेगा तो उसको अब पैसा देना पड़ेगा 10,000। ठीक है, जो भी अगर किसी का पैर तोड़ेगा तब उसको, ठीक है, देखिए 2013 में था कि अगर किसी का पैर तोड़ा है तो उसको देना पड़ेगा 1000। वही कानून अब बदल कर हो गया 2023 में कि अगर किसी का पैर तोड़ता है तो उसको अब जुर्माना देना पड़ेगा 10,000। तो क्या अब इस व्यक्ति को 10,000 देना पड़ेगा? नहीं। देखिए केस कब हुआ था? 2013 में, तो इसी समय का जो कानून होगा वही इस व्यक्ति पर लगेगा। ठीक है, अभी जो कानून नया बना है वो इस पर अप्लाई नहीं होगा। यानी मेरे कहने का मतलब यही है कि जब हम सजा किए हैं उस समय जो कानून है वही कानून हम पर अप्लाई होगा, चाहे मेरा केस 10 साल बाद सुनाई हो या 100 साल बाद सुनाई हो, उससे कोई लेन देन नहीं है। सेकंड बोलता है कि एक अपराध की एक सजा, अगर आप एक बार सजा काट लिए तो फिर वो दोबारा नहीं। जैसे लालू यादव चारा घोटाला, ठीक है, तो चारा घोटाला में वो जेल गए, अगर वो छूट जाएंगे तो फिर अब ये जैसा लालू तो चारा चल फिर से जेल चल नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक बार जेल से आ चुके हैं। अब लालू यादव सुप्रीम कोर्ट के गेट के पास भी ऐसे ऐसे जाएंगे ना और जज साहब को ऐसे ऐसे बोलेंगे तो जज साहब अब उनको कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक बार सजा काट चुके हैं। और थर्ड बोलता है कि खुद के विरोध गवाही नहीं दे सकते हैं। पुलिस जब फिल्मों में मारता है बोलता है कि बोल तुमने किया है कि नहीं, बोल तुमने किया है कि नहीं, और ये बोलता है कि नहीं सर मैंने नहीं किया है। ठीक है, तो आप खुद के विरोध गवाही नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद 20 का था कि आप खुद के विरोध गवाही नहीं दे सकते। तो ये रहा हमारा 20। अनुच्छेद 20 आप समझते हैं अनुच्छेद 21 क्या कहता है। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 बहुत मतलब रेयर ही ऐसा होगा कि ये चेंज होगा, ये चेंज नहीं हो पाएगा। नहीं इसको प्रधानमंत्री, नहीं इसको राष्ट्रपति, कोई भी नहीं इसको चेंज कर सकता है। इवन हम इसको कानून के तौर पर संसद से पारित भी नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, नेशनल इमरजेंसी में भी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी लाइफ एंड पर्सनल लाइबरेटरी। देखिए अगर हम हमारा जीवन कोई चाह कर भी नहीं ले सकता है। ठीक है, ये हमारा लाइफ है, इसको थोड़ा समझना कॉम्प्लिकेटेड है, समझते हैं। देखिए लाइफ मीन्स क्या होता है? जीवन। तो हमारा अनुच्छेद 21 में मिलता है, बोल रहा है कि हमारा जीवन को अगर कोई खराब कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होगी। जैसे पहला है पर्यावरण, जब सड़क पर वाहनें चलेगी तो उसमें से क्या निकलेगा? प्रदूषण निकलेगा। वो प्रदूषण हमारा कहाँ जाएगा? फेफड़ा में जाएगा। तो हमारा जीवन अफेक्ट कर रहा है, और यहाँ पर लिखा है कि हमारा लाइफ जो है उसको ये बचाएगा। तो पर्यावरण कहाँ बचा रहा है? व्हीकल्स, इसीलिए प्रदूषण चेक करने के लिए वहाँ पर लगाया रहता है। अगर प्रदूषण वाला बाइक आप चला रहे हैं ना तो आपको पुलिस अरेस्ट कर लेती है। ठीक है, यही कारण है। सेकेंड है आत्महत्या। आप चाह कर भी आप अपना हत्या नहीं कर सकते हैं। कैसे? देखिए अगर आप अपना आत्महत्या कर लेते हैं तो अगर मर गए तब तो कहानी खत्म, आपसे कोई रोक टोक नहीं। लेकिन अगर आप बच गए तो आपको आईपीसी की धारा 309 के तहत आप पर कार्रवाई होगी। आप क्यों आत्महत्या करने का प्रयास कर रहे थे? आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, यानी आप पर कार्रवाई होगी। अगर आप मर गए तब तो ठीक है, अगर नहीं मरे तब फिर आप पर केस दर्ज होगा। उसके बाद आपका हेल्थ। ठीक है, भारत सरकार ने बहुत सारे हेल्थ पर भी अपना कानून बनाया। जैसे जो हमारा पोलियो का दवा होता है वो फ्री में मिलता है, खसरा का दवा फ्री में मिलता है। ठीक है, तो ये जो लाइफ है, पर्यावरण इसको मुक्त बनाता है पर्यावरण। ठीक है, व्हीकल्स का उदाहरण दिए थे,
कैसे हमारा जो मोटर व्हीकल्स है अगर वो प्रदूषण निकलता है तो हमारा जीवन इफेक्ट होगा, तो हमारा लाइफ बर्बाद होगा। और ये बोल रहा है कि लाइफ को बचाना है तो पर्यावरण के ऊपर हमारा नियंत्रण होना जरूरी है। आत्महत्या नहीं कर सकते, हम चाह कर भी अपना जीवन नहीं ले सकते हैं। और ये है हेल्थ। उसके बाद अब आ गया हमारा पर्सनल मीन्स हो गया दैहिक, खुद का एकांत, और विदेश यात्रा कर सकते हैं। हम चाहें तो हम एकांत रह सकते हैं, ठीक है, ये मेरा हक है, ये मेरा मौलिक अधिकार है, हम एकांत में रह सकते हैं, विदेश यात्रा कर सकते हैं। सरकार को हमको वीज़ा देना पड़ेगा। एक बार मेनका गांधी को सरकार ने वीज़ा नहीं दिया था तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसी आर्टिकल 21 के तहत उनको विदेश यात्रा का वीज़ा सरकार से दिलवाया था। उसके बाद है निजता, हमारा जो प्राइवेसी है, जैसे हम अपना मोबाइल का पासवर्ड है, हम चाहें तो किसी को बताएं, चाहें तो नहीं बताएं। क्यों? क्योंकि वो मेरा प्राइवेसी है, हम उसको छिपा सकते हैं। निजता यानी प्राइवेसी, निजता मीन्स प्राइवेसी, ठीक है। हम अपना जो कुछ जीवन का जो पर्सनल बातें हैं हम उसको छिपा सकते हैं, ये हमको अधिकार देता है अनुच्छेद 21। उसके बाद एडल्टरी यानी ट्रिपल तलाक वाला मैटर था, ठीक है, इस पर भी धारा लगता है 497, आईपीसी के धारा 497। उसके बाद 21 क में अनुच्छेद 21 जो था उसमें एक ऐड कर दिया गया क, यानी अनुच्छेद 21 क, अनुच्छेद 21 में ही क को ऐड कर दिया गया और बना दिया गया अनुच्छेद 21 क। और इसमें बोल दिया गया कि शिक्षा का अधिकार, राइट टू एडुकेशन, ठीक है, राइट टू एडुकेशन। इसको 86वां संविधान में संशोधन किया गया था 2002 में। और ये कहा गया था कि 6 साल से लेकर 14 साल का जो बच्चा होगा उसे सरकार पढ़ाएगी। अगर वो उसके माता पिता सक्षम नहीं है पढ़ाने में तो उसको कौन पढ़ाएगा? सरकार पढ़ाएगी, ठीक है। आप देखते हैं आंगनबाड़ी या सरकारी गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है, तो ये 2002 में ये संशोधन होकर निकला था कि 6 से 14 साल के जो बच्चे होंगे उसको कौन पढ़ाएगा? सरकार पढ़ाएगी। तो ये रहा हमारा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 22 बहुत ही बड़ा है, उसको एक सेपरेट वीडियो में हम बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।